हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी की दूसरी वीडियो क्लास लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 जो था उसमें हम लोगों ने सिलेबस देखा था, पाठ्यक्रम देखा था, क्या क्या पढ़ना था हमें, और मैंने कुछ हिंदी के विषय में बताया था। आज हम लोग हिंदी के विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समास। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं सी टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें समाज से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। उसमें समास विग्रह दिया जाता है आपको और या समास का नाम पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से हमने समास विग्रह करना है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो विषय है उसका नाम है समास। समास का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। देखिए समास का मतलब होता है दो पदों के मेल को, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम कहें भारतवासी, भारतवासी का विग्रह का समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा? भारत के वासी। ठीक है, तो यहाँ दो पदों का मेल होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखते हैं कि समास के कितने, देखिए संधि में विच्छेद होते हैं, उसमें वर्णों का विच्छेद होता है, और समास में पदों का विग्रह होता है। समास के भेद कितने हैं सबसे पहले ये देखते हैं। समास के भेद, ठीक है, तो देखिए कौन कौन से समास के भेद हैं। सबसे पहला है हमारा तत्पुरुष समास। सबसे पहला है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व। तीसरा, चौथा जो है हमारा वो है द्विगु समास। चौथा हमारा द्विगु समास। पांचवा हमारा बहुब्रीहि समास। पांचवा हमारा बहुब्रीहि समास। उसके बाद आता है हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा अव्ययी भाव समास। और एक है हमारा नए समास। दूसरा हमारा जो है वो है नए समास। तो देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल मिलाकर 7 समास होते हैं। कहीं कहीं पर किताबों में आपने शायद 6 समास ही पढ़े होंगे, लेकिन कुल मिलाकर हमारे 7 समास होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके कि किस तरह हम लोग इसको पहचानते हैं, इसका विग्रह कैसे किया जाता है। आप इसे नोट कर लें। पहला हमारा समास क्या हो गया? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं हमारे? तो कुल मिलाकर 7 हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा अव्ययी भाव समास, सातवां नए समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए
तो हम लोग एक एक करके समास का विग्रह करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं तत्पुरुष समास। देखिए सबसे पहला है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि जिस शब्द का विग्रह करने पर हमें कारक के भेद आए उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। बस छोटी सी चीजों में याद रखना है कि जिस शब्द का विग्रह करने पर कारक के चिन्ह आ जाए वो हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास। कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे का, के, की, के लिए, पर। ठीक है, का, के, की, में, पर लिए। ठीक है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। अब जैसे देखिए सबसे पहला है भारतवासी। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास भारतवासी, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भारत के वासी या निवासी। ठीक है, देखिए इस शब्द का जब विग्रह किया गया तो इसमें क्या आया हमारा, के आया, और के क्या हमारा कारक के चिन्ह होते। तो ऐसे शब्द को, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। उसी तरह देखिए अगर लिखा हो राजनीति, राजनीति, तो राजनीति के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, राजा या राज्य की नीति। ठीक है, राजनीति मतलब क्या हुआ, राजा या राज्य की नीति। देखिए यहां भी विग्रह करने पर क्या आया हमारा, की आया। ठीक है, उसी तरह अगर लिखा जाए धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, तो धर्म युद्ध के लिए हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, धर्म के लिए युद्ध। अब यहां देखिए क्या आया, के लिए। ठीक है, तो धर्म युद्ध क्या हुआ, धर्म के लिए युद्ध। तो ऐसे शब्द को हमने देखा, कुछ ऐसे शब्द थे जिसका विग्रह करने पर हमें क्या आ रहे थे, कारक के चिन्ह आ रहे थे। ठीक है, जिस शब्द का विग्रह करने पर कारक के चिन्ह हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे तत्पुरुष समास। ये पहचान का सबसे आसान तरीका आपका हो गया। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो दूसरे समास की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा जो समास होगा वो कौन सा होगा, दूसरा हमारा समास है जिसका नाम है कर्मधारय समास। दूसरा हमारा समास है कर्मधारय समास, यानी कर्म की प्रधानता। यहाँ विशेषताओं के वर्णन किया जाएगा, किसी भी शब्द का, किसी भी चीज का विशेषता प्रकट की जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिखा कमल नयन। नयन मतलब आंख, नेत्र, लोचन, लोचन जो भी हम कहते हैं इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो कमल नयन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नयन मतलब हो गया आंख, और आंख की विशेषता क्या है, वो कमल के समान है। ठीक है, तो जब भी किसी शब्द की विशेषता प्रकट की जाए तो कौन सा समास होगा हमारा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कमल के समान नयन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ भी एक तत्पुरुष समास
की तरह है, के आया हमारा कारक की चिन्ह में, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक विशेषता देखी जा रही है और तत्पुरुष समास में कभी विशेषता नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नयन किसके समान है, कमल के समान। ठीक है, उसी तरह अगर हम लिखे तरल युवक, ठीक है, तरल युवक यानी तरल है जो युवक, तरल के समान युवक नहीं लिखेंगे, तरल है जो युवक। ठीक है, यानी युवक की विशेषता क्या हो गई, वो तरल है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम लोग लिखते हैं यहां पर महासागर, महासागर, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, महान है जो सागर। अब महान का मतलब क्या होता है, बड़ा भी होता है, महान का मतलब बड़ा भी। ठीक है, तो देखिए तो क्या है, महान है जो सागर, यहाँ सागर की विशेषता क्या हुई, वह महान है, बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गए हमारे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या कहा, किसी शब्द की विशेषता प्रकट की जाएगी, जैसा हमारा था कमल नयन यानी कमल के समान नयन, तरल युवक यानी तरल है जो युवक, महासागर मतलब महान है जो सागर। ठीक है, यहाँ नयन की विशेषता हुई कमल के समान, युवक की विशेषता किससे हुई, तरल है वो, और सागर की विशेषता क्या हुई, वो महान है। ठीक है, ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आप इसे समझ लें, नोट कर लें। चलिए हम लोग आगे देखिए, देखिए तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, भेद होना, संघर्ष होना, युद्ध होना दो के बीच में, जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। ठीक है, जब भी ऐसा कोई शब्द हो जो एक दूसरे के विपरीत हो या उसका विग्रह करने पर उसमें और या शब्द आता हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, ऐसे समास को हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी शब्द का विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें या तो या होगा या और होगा। ठीक है, और दो विपरीत चीज के बीचों में होगा ये। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं रात दिन, देखिए यहाँ रात की विशेषता दिन नहीं, दिन की विशेषता रात नहीं, और ना ही इसका विग्रह करने पर कोई कारक के चिन्ह होंगे हमारे, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रात और दिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, और, तो जब भी विग्रह करने पर अगर और शब्द की उत्पत्ति होती है या शब्द की उत्पत्ति होती है तो ऐसे शब्द, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। दूसरा देखिए, अगर मैं लिखूं चोर पुलिस, चोर पुलिस, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, चोर और पुलिस, चोर और पुलिस। ठीक है, अगर देखिए यहां लिखा जाए पाप पुण्य, तो पाप पे पुण्य क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जैसे इंसान या तो क्या करता है, पाप करता है या फिर पुण्य करता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाप या पुण्य। देखिए यहाँ पे या शब्द आया, ठीक है, तो जब भी विग्रह करेंगे तो और या शब्द की जब उत्पत्ति होगी तो कौन सा समास होगा हमारा, द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा याद रखना है, द्वंद्व का मतलब क्या होगा, विपरीत, या दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष।
ठीक है, विपरीत हो या दोनों के बीच में क्या हो, संघर्ष हो, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी तक हमने देखा तत्पुरुष समास, दूसरा हमने देखा कर्मधारय समास, तीसरा हमने देखा द्वंद्व समास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा द्विगु समास। देखिए द्विगु का मतलब होता है संख्या। जब भी समास की विग्रह की जाए तो उसमें क्या चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जब कोई संख्या आएगी शब्द का विग्रह करने पर तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब जैसे देखिए नंबर 1 में मैं लिखूं त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रि का मतलब क्या, 3, यहां लिखूंगा मैं 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, या 3 भुजाओं से घिरा हुआ। तो देखिए 3 संख्या आई है, तो जब भी ऐसा हो कि कुछ शब्द का विग्रह करने पर संख्या आ रहा हो तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, द्विगु समास। लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अगर कोई विशेष अर्थ निकलता है तो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या में 3 था, यहाँ पर 7 था, तो 7 ऋषियों का समूह। यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास, संख्या आ गई ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोपहर, ठीक है, दोपहर, दोपहर मतलब क्या होता है, दूसरा पहर। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये सब क्या है, पहर है हमारे। तो जो दूसरा पहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, दोपहर। ठीक है, तो देखिए दूसरा संख्या है ना, संख्या जब होगी तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। अष्टयाम। ठीक है, अष्ट, अष्ट का मतलब क्या हो गया, 8 याम। ठीक है, देखिए संख्या में क्या है, 8। तो देखिए जब भी ऐसा संख्या में कोई अगर शब्द निकल रहा हो तो वो संख्या, वो समास कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, चलिए तो द्विगु समास भी पूरा हो गया हमारा, आप इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना दूसरा जो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है, इसमें या तो संख्या होगी या फिर विशेषता होगी। शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें से कोई संख्या आ रही हो या उसकी विशेषता आ रही हो और उसके साथ एक विशेष अर्थ भी होगा, विशेष अर्थ जब प्रकट हो, कोई विशेष अर्थ प्रकट हो तो कौन सा शब्द होगा, कौन सा समास होगा हमारा, बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए
अगर हम कहते हैं दशानन, ठीक है, दशानन, आपको पता है दशानन किसे कहा जाता था? रावण को। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि 10 सिरों वाला। अब 10 सिरों वाला कौन था? अर्थात रावण। देखिए यहाँ 10 आया, संख्या है, लेकिन उसके साथ एक विशेष अर्थ भी है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। अगर हम कहते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात क्या होगा? शिव। शिव जी को हम लोग क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। उनका कंठ नीला हो गया। जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले जो हलाल निकला था, उससे पृथ्वी को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने जो उस विष का धारण किया और उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ क्या हो गया? नीला हो गया। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। देखिए नीला है कंठ जिसका, यहाँ देखिए कंठ की विशेषता है कि क्या वो नीला है, ठीक है, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, लेकिन किसका है? वो शिव का, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास। देखिए अगर हम लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। देखिए यहाँ पे उदर की विशेषता क्या हुई? कि वो लंबा है। उदर की विशेषता क्या हुई? वो लंबा है। आइए किसको कहा जाता है? गणेश को। यहाँ विशेष अर्थ क्या है हमारा? गणेश। तो लंबा है उदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। तो देखिए जब भी ऐसा कोई शब्द आए जिसमें कोई संख्या आ रही हो या किसी की विशेषता आ रही हो और उसका एक विशेष अर्थ निकल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का में क्या होता है कि जब दो शब्द एक जैसे हों, यानी एक ही शब्द की एक ही शब्द को दो बार व्यक्त किया गया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। या किसी शब्द का विग्रह करने पर दो शब्द एक साथ आ जाए, या दो शब्द जो एक जैसे हैं उनका समावेश हो, ऐसे शब्दों को, ऐसे समास को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं जब जब, ठीक है, जब जब और तब तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जब शब्द की दुरुक्ति, जब एक ही शब्द को दो बार व्यक्त किया जाए तो उससे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? जब शब्द की दुरुक्ति। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ लिखें तब शब्द की दुरुक्ति। ठीक है, तो जब जब हो गए और तब तब हो गए। तीसरा देखिए,
देखिए लिखते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब देखिए इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, दिन जोड़ दिन, दिन और दिन मिलाकर क्या हो जाते हैं, प्रतिदिन। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो प्रतिदिन में मतलब दिन दिन मिलकर क्या हो गया, प्रतिदिन। उसी तरह अगर लिखा हो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वर्ष जोड़ वर्ष, वर्ष और वर्ष मिलाकर क्या बन जाएंगे, प्रतिवर्ष। उसी तरह अगर हम लिखें प्रत्येक, प्रत्येक, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक जोड़ एक, एक और एक मिलकर क्या हो जाएंगे, प्रत्येक। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे अवयवी भाव समास, मतलब जिसमें एक शब्द को दो बार व्यक्त किया गया हो, या जिस शब्द की विग्रह करने पर दो शब्द एक जैसे आते हैं। ठीक है, इसको केवल ऐसे ही हमें लिखना है। चलिए अब अंतिम हमारा है चलिए अब अंतिम हम लोग देखते हैं अपना जो है न्यायिक समास। ठीक है, अभी इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, इसीलिए किताबों में आप 6 प्रकार के ही देखते होंगे, लेकिन ये 7वां भी हमारा न्यायिक समास। देखिए इसमें क्या होगा कि न शब्द की प्रधानता होगी। ठीक है, जिस शब्द का विग्रह करेंगे उसमें न शब्द हमारे आएंगे। न मतलब क्या था, नहीं या ना। जैसे देखिए हम कहें नाजायज, ना जायज, इसका मतलब जो जायज ना हो। ठीक है, जो सही ना हो। देखिए तो न शब्द की उत्पत्ति हुई, तो यह क्या हो गया हमारा न्यायिक समास। उसी तरह अगर हम लिखें अतिथि, अतिथि, अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि न हो, आने की तिथि न हो। देखिए यहाँ भी न आया हमारा। उसी तरह का लिखा गया हो अखंड, अखंड, अखंड मतलब जिसका खंड ना हो, इसे तोड़ा ना जैसे क्या लगना क्या है। तो देखिए इन शब्द का जब विग्रह किया गया तो क्या निकला हमारा, उसमें न शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो न शब्द जिसमें आ जाए वो क्या हो जाता है हमारा न्यायिक समास। ठीक है, तो ये थे हमारे समास। अभी तक हमने क्या देखा, समास किसे कहते हैं, तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद थे, तो कुल मिलाकर 7 थे। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान हमने कैसे की, कि उसका विग्रह करने पर हमें कारक के चिन्ह आएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा था भारतवासी यानी भारत के वासी, के शब्द आए। धर्मयुद्ध यानी धर्म के लिए युद्ध के लिए आए। दूसरा हमारा क्या था, कर्मधारी समास। कर्मधारी समास में क्या था, शब्द की विशेषता होगी। जैसे हमने लिखा था कमल नयन, यानी कमल के समान नयन, यानी नयन की विशेषता क्या हुई, वो कमल के समान। हमने लिखा महासागर, मतलब महान है जो सागर, सागर की विशेषता क्या हुई, वो महान है। इसी तरह जब भी कोई विशेषता आएगी तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तीसरा हमने क्या देखा, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या था, विपरीत एक दूसरे के, जिसमें युद्ध हो। जैसे जिसका विग्रह करने पर उसमें और या शब्द आए। ठीक है, जैसे हमने कहा चोर पुलिस, यानी चोर और पुलिस और शब्द आए। मैंने कहा पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। तो जब भी विग्रह किया जाए तो दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हों और विग्रह करने पर उनमें और या शब्द की उत्पत्ति हो, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। उसके बाद क्या था हमारा द्विगु समास। द्विगु का मतलब क्या था, जिस संख्या का विग्रह, जिस शब्द का विग्रह करने पर हमें संख्या की उत्पत्ति हो। जैसे हमने लिखा था त्रिभुज,
त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला या 3 भुजाओं का समूह, तो 3 संख्या में आ गई हमारी। हमने लिखा उसमें अष्टयाम मतलब 8 याम। हमने लिखा सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। तो देखिए 3, 7, 8 ये सब क्या है, संख्याएं हमारे। तो इस संख्याओं का जिसमें बोध हो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद था हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि मतलब क्या था, जिस शब्द का विग्रह करने पर या तो विशेषता या तो संख्या की उत्पत्ति हो, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ भी हो। जैसे हमने लिखा दशानन। दशानन मतलब 10 सिरों वाला अर्थात रावण। देखिए इसमें 10 संख्या है, लेकिन उसमें रावण एक विशेष अर्थ है। उसी तरह अगर हमने लिखा नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कंठ की विशेषता क्या हुई कि वो नीला है। और ये क्या हो गया हमारा, ये किसको कहा जाता है, शिव को। नीलकंठ हमने शिव को कहते हैं, तो शिव एक विशेष अर्थ हो गया हमारा। लंबोदर हमने लिखा, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। तो गणेश की विशेषता क्या है, उनके उदर लंबे हैं। तो जब भी कोई संख्या या विशेषता को विग्रह करने पर और उसका एक विशेष अर्थ निकले तो क्या हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। उसके बाद हमने क्या लिखा, अव्ययी भाव समास, कि जब 2 शब्द को विग्रह करने पर एक ही शब्द को 2 बार व्यक्त किया गया हो या उसको दो शब्दों को जोड़कर मेल करके बनाया गया हो, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, ऐसे समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे हमने लिखा था जब जब, तब तब। जब जब में क्या था, जब शब्द की दुरुक्ति। तब तब में क्या था, तब शब्द की दुरुक्ति। हमने लिखा प्रतिदिन यानी दिन जमा दिन, प्रतिवर्ष वर्ष जमा वर्ष। तो इस तरह करके ये अव्ययी भाव समास है। और अंत हमारा था क्या, अंतिम हमारा क्या था, नए समास। नए मतलब जिस शब्द का विग्रह करने पर उसमें न शब्द की उत्पत्ति हो। जैसे ना जायज, जो जायज ना हो, ना नहीं न हो, न मतलब नहीं। अखंड जिसका खंड ना हो। देखिए इसमें ना शब्द की उत्पत्ति होती है, क्या होगा हमारे नए समास। तो कुल मिलाकर 7 प्रकार के समास थे हमारे। होप आपको समझ में आई होगी, और अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि आप परीक्षा में अगर इस तरह से विग्रह करने को दिया जाए या विग्रह का करके नाम पूछा जाए समास का, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए विषय को लेकर